डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। और आज हम हिंदी क्लास में आपके समक्ष सब हाजिर हैं। दूसरी बात, किसी भी कार्य करने से पहले हमें ईश्वर को नमन अवश्य करना चाहिए। तो चूँकि ये आपकी पहली क्लास है और मैं भी आपके लिए पहला जो पोस्ट है वो लेके आया हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और देखिए विद्यार्थियों, इसमें आपको विभिन्न प्रकार के जो जो विभिन्न प्रकार जो नॉलेज है वो आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो उससे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप भी मेरे साथ में 2 मिनट उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करें और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। ओके, तो लेट स्टार्ट। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रढं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम विश्वानदेव सवितुर्दुर्तान् प्राशव, यद्भद्रं तन्न आशुव। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। और एक सबके लिए कल्याणमय सद्भावना, सबके लिए प्रार्थना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो चलिए विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं। यूपी बोर्ड 10th क्लास, तो 10th क्लास हिंदी हम लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं और आप सभी रेडी होंगे समझने पढ़ने के लिए। तो देखिए विद्यार्थियों, आपको मैं बात करना चाहूँगा कि आपका सभी का स्वागत है 10th क्लास में, क्योंकि आपने 9th क्लास को पास किया है और 9th क्लास भी अपने आप में एक प्री बोर्ड होती है 10th क्लास में आने से पहले। और लेकिन थोड़ा सा इस क्लास में आपको और मेहनत करने की आवश्यकता होगी। और क्यों होगी? क्योंकि आपके सामने एक ऐसा लक्ष्य है। अभी तक जितनी परीक्षाएं आपने दी हैं, जितने भी एग्ज़ाम आपने दिए हैं, वो सब विद्यालय स्तर पे ही दिए होंगे, विद्यालय स्तर पे दिए होते हैं। लेकिन ये जो परीक्षा होती है ये बोर्ड की होती है। और इसकी सारी कॉपियाँ आपको पता ही है कि बोर्ड में जाके, अन्य विद्यालयों में जाके, अन्य स्थानों पर जाके, अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में जाके इनकी कॉपियों का मूल्यांकन होता है। तो ये बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, पता ही है। तो प्रश्न ये है कि किसी भी छात्र के जीवन में जो 10th क्लास है वो प्रथम सीढ़ी होती है सफलता के लिए। और इस बात को मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि हमें इस क्लास की विशेष तैयारी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये जीवन की प्रथम सीढ़ी होती है। कहते हैं कि अगर आपने प्रथम सीढ़ी पर कदम रख लिया अच्छे से, तो बाकी सीढ़ियाँ भी आपके लिए आसान हो जाएंगी। प्रथम सीढ़ी इसलिए कहता हूँ मैं इस क्लास को हमेशा, क्योंकि इसमें आपके सामने एक ऐसा लक्ष्य होता है जहाँ अपने आप को आप प्रूव कर सकते हो, प्रूव करने का मौका होता है। यानी सर्वप्रथम पूरे प्रदेश में, आप तो पूरे देश में अपने आप नाम रोशन कर सकते हो। यानी पहले अपने गांव में, अपने ब्लॉक में, तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में और अपने प्रदेश में, और उसके बाद देश में। कैसे कर सकते हैं? यदि आप 10th क्लास में मन लगा के पढ़ते हैं, एकाग्र होकर पढ़ते हैं, तो अवश्य ही आप एक ऐसे विद्यार्थी बन सकते हैं जो यूपी बोर्ड में अपना नाम जुड़ कर सकते हैं। और यूपी बोर्ड में नाम करने का मतलब है कि आपने एक बहुत बड़ा मुकाम तय कर लिया है, मतलब यूपी बोर्ड को टॉप करना। आपने देखा है कि हर साल कुछ विद्यार्थी टॉप करते हैं प्रदेश में, तो आपका भी नाम उसमें शामिल हो सकता है, बशर्ते कि आप उसके लिए कॉन्सनट्रेट हों, यानी एकाग्र हों, और आपका लक्ष्य एक हो अर्जुन की तरह। ठीक है, लक्ष्य के बारे में एक बात मैं बताना चाहूँगा, उसे ध्यान से सुनें। तो मैं बात कर रहा था आपसे लक्ष्य की, और लक्ष्य के लिए चाहिए, उसे बोलते हैं
पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इस तरह का हो, इस तरीके का हो कि आपको एक ही चीज़ दिखाई दे, एक ही लक्ष्य दिखाई दे कि मुझे इस बार इस क्लास में अपने आप को यूपी में टॉप करना है, पूरे प्रदेश में टॉप करना है। तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि अलग से हमें किताब लेनी पड़ेगी, अलग से कोई कोर्स पढ़ना पड़ेगा, अलग से कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। बस हमें जो कोर्स पढ़ें उसे सीरियस होकर पढ़ें। लेकिन इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा आप सभी के लिए, एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा, इसे ध्यान सुने कि आप अगर सीरियस हैं तो कुछ मुख्य विषयों को आपको जून के अंत तक एक बार अवश्य ही पूरा कर लेना चाहिए। ठीक है, एक बार अवश्य पूरा कर लेना चाहिए जून के अंत तक, तो आपका लक्ष्य आसान हो जाएगा। क्योंकि जब आप जुलाई में या जब भी, ये अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के बाद जब भी विद्यालय खुलेगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि आप अपना कोर्स पूरी तरह समाप्त कर चुके होंगे, है ना, यानी कर चुके होंगे और दोबारा से विद्यालय जब जाएंगे तो आपके साथ में वो जो कोर्स है उसका रिवीजन होगा, और रिवीजन होगा तो आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे। समझ गए हो मेरी बात को। उसके लिए आपको चाहिए एकाग्रता, और एकाग्रता एक अद्भुत शक्ति है, और इसको अगर आपने अपना लिया लाइफ में, किसी भी क्षेत्र में आप जाओगे आगे, किसी क्षेत्र में आप हैं और एकाग्रता आपके अंदर है तो अवश्य ही आपको लक्ष्य मिलेगा, है ना, क्योंकि एकाग्रता ही वह शक्ति है जो इंसान को अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। क्योंकि आपको पता है अर्जुन को पक्षी की केवल आँख ही दिखाई दी थी और उसने लक्ष्य भेद किया था। यदि उनका लक्ष्य कहीं और होता, चिड़िया की आँख, चिड़िया की टांग, चिड़िया अन्य जो अंग हैं उन पर होता, या समझ चिड़िया पर होता, तो वह उनकी आँख को नहीं भेद पाते। ऐसे ही अगर आपका लक्ष्य, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे, मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूँ, यदि आपके अंदर एकाग्रता आपके अंदर है तो आप अवश्य ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अपने आप पर काबू पाने के लिए एक अत्यावश्यक साधना, क्या आप जानते हैं कि मन जैसी चंचल चीज़ पर अंतिम विजय प्राप्त करा देने वाली अत्यावश्यक बात क्या है? क्या आप जानते हैं कि एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हुए सफलता की कई सीढ़ियों को आसानी से पार कर सकने वाली एक असाधारण ताकत क्या है? आप जानते हैं? अगर आप जानते होंगे तो आपका उत्तर अवश्य ही होगा, और वो है एकाग्रता, यानी एकाग्रता, कंसंट्रेशन। तो विद्यार्थियों, आपको ये चीज़ अपने जहन में उतार लेनी चाहिए, है ना, अपने जहन में इस बात को अवश्य आपको डाल लेना चाहिए। मान लीजिए, एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपके लिए। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो गोवर्धन परिक्रमा करने जाता है और उसने लक्ष्य बना लिया, मुझे 3 घंटे में इस परिक्रमा को पूरा करना है, लेकिन रास्ते में उसे बहुत सारे प्रोग्राम मिलते हैं, वहाँ बैठ जाता है, बहुत सारे वहाँ दृश्य मिलते हैं, वहाँ बैठ जाता है, तो क्या वो 3 घंटे पूरी कर पाएगा? नहीं। अगर उसे ध्यान है कि मुझे 3 घंटे पे तो कंसंट्रेशन करेगा तो उसे कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। ऐसे ही अगर आपको यूपी टॉप करना है, हाई स्कूल में इस साल टॉपर बनना है, सुपर डुपर बनना है, तो आपको अवश्य ही ये चित्र देख रहे हो आप, इसके हिसाब से इस तरह है आपको क्या करना है, अपने इस साल का लक्ष्य आपको निर्धारित कर लेना चाहिए अभी से, और आप अभी से सभी विषयों को कंसंट्रेशन के साथ में, एकाग्रता के साथ में आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बस इसीलिए आपका आह्वान करना चाहता हूँ, आप कंसंट्रेशन करें, है ना, और इसकी शक्ति को पहचानें। और ये कोई छोटी शक्ति नहीं है, बहुत बड़ी शक्ति है। जिन्होंने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया है जीवन में और उस पर चले हैं तो अवश्य सफलता प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब हम आपको आपके जो विषय है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, उसमें क्या सिलेबस है ना, और आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में। तो विद्यार्थियों, इस बार आपको पढ़ना है 10th क्लास में, जिस प्रकार से 9th में आपने पढ़ा था, गद्य पढ़ा था, पद्य पढ़ा था, संस्कृत पढ़ा था, वैसे ही इस बार गद्य में आपके में 7 चैप्टर हैं, जिसमें पहला है मित्रता, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ममता दूसरा, जयशंकर प्रसाद जी हैं इसके राइटर।
क्या लिखूं, इसके हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। भारतीय संस्कृति, इसके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसके हैं रामधारी सिंह दिनकर। अजंता के राइटर हैं भगवत शरण उपाध्याय। और पानी में चंदा और चांद पर आदमी, इसके राइटर हैं जयप्रकाश भारती। ये 7 आपके गद्य के चैप्टर हैं। ठीक है, आपको दिख रहे होंगे कि गद्य के चैप्टर हैं जो आपको इस बार पढ़ने हैं। और साथ में लिखा हुआ है भूमिका, इसमें होता है गद्य साहित्य का इतिहास। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, अब बात करते हैं हम पद्य की। पद्य कहते हैं काव्य की। तो काव्य में आपके में चैप्टर हैं आपके में 11 है ना। इसमें पहला है आपका पद, इसके सूरदास, धनुषभंग, तुलसीदास, कवित्त एवं सवैये, रसखान, भक्ति नीति, बिहारी लाल, चींटी, चंद्रलोक में प्रथम बार, सुमित्रानंद पंत, हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति, माधवी वर्मा, स्वदेश प्रेम, रामनिवास त्रिपाठी, पुष्प की अभिलाषा और इनका एक शीर्षक है जवानी, इसके माखनलाल चतुर्वेदी। और झांसी की रानी की समाधि पर इसके लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। और भारत माता का यह मंदिर, इसके हैं मैथिली गुप्त। और इसके बाद में नदी, जिसके हैं केदारनाथ सिंह। और एक है युवा जंगल और भाषा एक बात अनंत, इसके हैं अशोक वाजपेयी। और हल्दी घाटी श्री श्याम नारायण पांडे। ये इसके साथ में ही संस्कृत परिचय का देख लेते हैं। इसमें आपके 9 पाठ हैं। ठीक है, प्रथम है वाराणसी, अनियुक्त विलास, वीर वीरण पूजते, बुद्ध ग्रामीण, देशभक्त चंद्रशेखर, केन किम वर्धते। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद षष्ठोध्याय, भारतीय संस्कृति, जीवन सूत्राणी, ये पढ़ना है। उसके बाद में संस्कृत हिंदी व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण है। संस्कृत में आपको रस छंद अलंकार हैं, ये काव्य संत तत्व हैं। ठीक है, हिंदी में आते हैं ये। और उसके बाद में आपको पढ़ने हैं हिंदी व्याकरण, संरचना तत्व, उपसर्ग प्रत्यय, समास, तत्सम शब्द, पर्यायवाची। और इसके बाद में संस्कृत व्याकरण में संधि, शब्दरूप, धातुरूप और अनुवाद और निबंध। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सिलेबस हो गया जो आपको इस बार पढ़ना है। राइट, तो हम बात करते हैं गद्य साहित्य इतिहास की। तो गद्य साहित्य इतिहास में हमें बच्चों क्या पढ़ना होता है, गद्य साहित्य इतिहास में पढ़ना होता है गद्य क्या है ना, गद्य किसे कहते हैं, गद्य से हम क्या समझते हैं, है ना, गद्य का जो विकास है ना, इसमें पढ़ना होता है हिंदी का आविर्भाव कब हुआ। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना होता है खड़ी बोली का विकास इसी में है। इसमें कुछ पुस्तकों के नाम भी आते हैं, रचनाओं के नाम सॉरी, है ना, रचनाओं के नाम जैसे कि, और उनके राइटरों के नाम बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, तो लल्लू लाल हैं। नास के तो पाख्यानिक कौन है, सदल मिश्र हैं, है ना। और भाषा युग वाशिष्ठ के कौन हैं, दौलत राम हैं, है ना। तो इस तरह से क्या है कि सॉरी भाषा युग वाशिष्ठ के राम प्रसाद निरंजनी है, सॉरी भाषा युग वाशिष्ठ कौन बताए थे मैंने, वो दौलत राम बोल गया था मैं जल्दी में गलती से, राम प्रसाद निरंजनी है ना, भाषा युग वाशिष्ठ। तो इस प्रकार से इसमें कुछ किताबें जो रचनाएं हैं उनके नाम आते हैं। ठीक है, और तो हमें वो पढ़ने होते हैं। ठीक है, और उसके साथ में हमें पढ़ना होता है, इसमें क्या पढ़ना होता है, हमें निबंध की विधाएं पढ़नी होती हैं। निबंध किसे कहते हैं, निबंध किस प्रकार के होते हैं, निबंध जैसे विचारात्मक निबंध होते हैं, भावात्मक निबंध होते हैं, वर्णनात्मक निबंध होते हैं, विवरणात्मक निबंध होते हैं, इनके बारे में पढ़ना होता है। और गद्य की जो विभिन्न विधाएँ हैं, जैसे कहानी है, कहानी किसे कहते हैं, उपन्यास किसे कहते हैं, नाटक क्या है, ठीक है, एकांकी क्या है, जीवनी क्या है, आत्मकथा क्या है, इनके बारे में जानना होता है। रेखा चित्र क्या है, संस्मरण से हम क्या समझते हैं, यात्रा साहित्य से हम क्या समझते हैं, भेंट वार्ता क्या है, पत्र साहित्य से आप क्या समझते हैं, डायरी है, रिपोर्टाज है ना, और आलोचना है, गद्य काव्य। लगभग 15-16 विधाएँ हैं ये गद्य की, जिनके बारे में 10th क्लास के विद्यार्थियों को जानना चाहिए। ठीक है, और ये आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर भी काम देने वाली हैं। ठीक है, और इससे संबंधित जो रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं हैं, ठीक है, वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो ये पूरा हमें गद्य साहित्य का इतिहास हमें पढ़ना होता है, तो इसलिए हमें इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। और अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। इसमें से विधाएं पूछी जाती हैं बोर्ड में, और गद्य और पद्य में से लगभग 10 नंबर के प्रश्न अवश्य आते हैं। तो 10 नंबर आगे तैयार हो जाते हैं गद्य की भूमिका और पद्य की भूमिका पढ़ने से। राइट, तो ये हमें अवश्य ही पढ़नी चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों, आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बोलना चाहूँगा जो गद्य साहित्य से हैं, और गद्य साहित्य में से ही मैं आपको बोलूँगा इसमें ठीक है, और इसमें से आप इसमें से छांट सकते हैं प्रश्नों को, और उनके उत्तर ही बोल देता हूँ मैं आपको फटाफट से। ठीक है, क्योंकि ये आज की क्लास है, उसमें आपकी शुरुआत हो जाएगी।
और जैसे कि पहला है गद्य किसे कहते हैं, या गद्य से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन है और आंसर ही बोल देता हूँ। आप नोट कर लें कॉपी पेन लेकर के, वीडियो को बीच में रोक करके, है ना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मतलब जो आपको मैंने टाइप किया बोल रहा हूँ उसे वीडियो को रोक रोक करके रिवाइज करके पीछे बैक करके आप इसको दोबारा लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहला है गद्य से, गद्य का क्या आशय है या गद्य किसे कहते हैं। ठीक है, गद्य की परिभाषा लिखी है। ठीक है, ये पूछा जाता है। तो क्या है गद्य की परिभाषा? छंद ताल लय एवं तुकबंदी से मुक्त रचना को गद्य कहते हैं। बहुत शॉर्ट में संक्षिप्त परिभाषा मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, गद्य का जो प्रयोग है वो हम दैनिक जीवन में गद्य का ही प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम किसी से कोई वस्तु मांगते हैं तो हम काव्य में नहीं बोलते, हम गद्य में ही बोलते हैं। जैसे आपने मम्मी से भोजन मांगा तो आप क्या बोलते हैं, मम्मी जी प्लीज़ हमें भोजन दे दीजिए, खाना दे दीजिए, है ना। हम ऐसे तो पढ़ते नहीं है, ऐसे गाय काव्य की तरह पढ़ते हैं। तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसका जो आंसर है वो आप लिख लें चाहें तो, मैंने बोल दिया, फिर भी एक दूसरी परिभाषा भी लिख लें। अपने मन के विचारों या भावों को अभिव्यक्त करने के लिए व्याकरण सम्मत वह रचना जो छंदों के बंधन से मुक्त होती है उसे गद्य कहा जाता है। दोबारा सुन लें, अपने मन के विचारों या भावों को अभिव्यक्त करने के लिए व्याकरण सम्मत ऐसी रचना जो छंदों के बंधन से मुक्त होती है उसे गद्य कहते हैं या वह गद्य कहलाती है। ठीक है, एक प्रश्न आता है इसमें, गद्य और पद्य में अंतर स्पष्ट कीजिए या गद्य और पद्य में अंतर बताइए। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? गद्य विचार प्रधान तथा लय और छंद से मुक्त रचना होती है, जबकि पद्य भाव प्रधान तथा लय और छंदबद्ध रचना होती है। राइट। एक प्रश्न इसमें आता है महत्वपूर्ण, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग हमें किस भाषा में मिलते हैं? हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग हमें किस भाषा में मिलते हैं? तो उत्तर इसका इसी में आपको मिल जाएगा, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग हमें राजस्थानी और ब्रजभाषा में मिलते हैं। ठीक है, एक प्रश्न नोट कर लें आप लोग, गद्य को किसकी कसौटी कहा गया है? तो उत्तर में है गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। ठीक है, अब आता है अगला एक और मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ, हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ? वह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ? तो इसमें आप नोट कर लें, हिंदी गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के नव जागरण काल में हुआ। ठीक है, एक और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड में आ चुका है वो मैं आपको बताता हूँ कि भारतेंदु के 2 लेखकों के नाम लिखिए। ये भी आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, मैं ये क्वेश्चन इसलिए बोलूँगा आप इसमें खोजें, भारतेंदु के 2 गद्य लेखकों के नाम लिखिए। ये सवाल आ चुका है किसमें? बोर्ड एग्जाम में। उत्तर क्या लिखेंगे? भारतेंदु के 2 लेखकों के नाम, नंबर 1 प्रताप नारायण मिश्र और नंबर 2 राधा कृष्ण दास। नंबर 1 प्रताप नारायण मिश्र और नंबर 2 राधा कृष्ण दास। अभी मैंने एक प्रश्न बोला था, प्रश्न वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, भाषा योग वासिष्ठ की रचना किसने की? भाषा योग वासिष्ठ की रचना किसने की? तो उत्तर लिखें आप, भाषा योग वासिष्ठ की रचना राम प्रसाद निरंजनी ने की। राम प्रसाद निरंजनी ने की। ठीक है, एक प्रश्न, आदिकाल की कोई एक प्रवृत्ति बताइए या आदिकाल की कोई एक प्रवृत्ति लिखिए। तो आप लिखेंगे, इस युग के साहित्य की भाषा अपभ्रंश और अधिक समीप थी। यानी इस युग के साहित्य की भाषा अपभ्रंश और भाषा के अधिक समीप थी। देखो मैंने आपको आदिकाल की कई प्रवृत्तियाँ बताई थी, युद्धों का सजीवरण बताया था, है ना, आपको समझाया है मैंने कई बार, है ना, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, वीर रस की प्रधानता, तो ऐसी ये प्रवृत्ति है, कोई भी ले सकते हैं। मैंने एक बोल दी दिमाग में आ गई तो आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न एक नोट कर लें आप लोग कि
द्विवेदी युग के यशस्वी संपादक कौन थे? द्विवेदी युग के यशस्वी संपादक कौन थे? तो द्विवेदी युग के यशस्वी संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है। और एक प्रश्न और लिख रहे हैं, भारतेंद्र युग का उदय कब से माना जाता है या कब हुआ? भारतेंद्र युग का उदय कब हुआ? तो भारतेंद्र युग का उदय 1850 से 1885 की ईस्वी में हुआ। 1850 से 1885। क्यों? भारतेंद्र युग का वो जन्म है 1850 में, 85 मृत्यु है, 35 साल की उम्र में चले गए थे, तो वही उसका आंसर है। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न और नोट कर लें आप लोग कि द्विवेदी युग के किन्हीं दो निबंधकारों के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड में कई बार आ चुका है। तो द्विवेदी युग के निबंधकार हैं दो, सरदार पूर्ण सिंह और बाल मुकुंद गुप्त। सरदार पूर्ण सिंह और बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है। तो और अगला एक और लिख लें कि द्विवेदी युग के उपरांत हिंदी गद्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसमें एक ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बोल रहा हूँ मैं आपको, जो बोर्ड में आ चुका है। द्विवेदी युग के उपरांत हिंदी गद्य को कितने भागों में बांटा सकता है? ठीक है। अथवा इसमें एक प्रश्न और सकता है, शुक्लोत्तर युग या शुक्ल युग की समय सीमा लिखिए। तो उसमें लिख लें, द्विवेदी युग के उपरांत हिंदी गद्य को 3 भागों में बांटा सकता है। ठीक है। नंबर 1 शुक्ल युग, नंबर 2 शुक्लोत्तर युग, नंबर 3 स्वातंत्रोत्तर युग। स्वातंत्र्योत्तर युग। तो नंबर 1 में क में लिख लें, वर्ष 1919 से 1938 तक, पहला। ठीक है। दूसरा क ख डाल लें आप लोग, या 1 2 3 डाल लें। शुक्लोत्तर युग वर्ष 1938 से 1947 तक। और नंबर 3 डाल लें, स्वातंत्र्योत्तर युग 1947 से वर्तमान तक।